अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी 2 फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें जो लास्ट पार्ट से डी, ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे। तो हाइपोथैलेमस और उसकी जो पिट्यूटरी ड्रग्स होती है, ठीक है, उसकी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, फिर हम कौन से जो है वो ड्रग्स उसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम इस चैप्टर में और इस यूनिट में जो क्लास है, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट से यूनिट नंबर 1 के फार्माकोलॉजी 2। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव उसकी यही है कि बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द क्लिनिकल यूज़ ऑफ मेजर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, तो क्लिनिकल यूज़ हम उसकी देखेंगे, मेजर जो हार्मोन्स है, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के। फिर हम आइडेंटिफाई कॉमनली यूज़ ड्रग्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से हार्मोन और ड्रग्स हम रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम स्टेट द मेजर नर्सिंग कंसिडरेशन इन द केयर ऑफ क्लाइंट रिसीविंग स्पेसिफिक हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन। तो वो हम उसकी जितने भी एहतियाती तदाबीर होती ना एज ए नर्स, हम उसके लिए जो परफॉर्म करते हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है, जब हम कोई भी बाहर से हार्मोन वगैरह इंजेक्ट करते हैं ना, तो फिर क्या है कि कैलकुलेट द डोजेज, कैलकुलेट द ड्रग डोजेज accurately for oral and parenteral drugs हार्मोन यूज फॉर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। देखिए फिर वो हम डोज को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर रिस्क हो जाती है अगर ओवर डोजिंग वगैरह हुई। ठीक है, तो हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि पिट्यूटरी क्या है। तो पिट्यूटरी हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्टन कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और हम ये उसको इसलिए कहते हैं कि तमाम की जितने भी ज़्यादा हार्मोन होती है ना हमारे बॉडी में, वो पिट्यूटरी ही से सीक्रेट होती है। ठीक है, तो इट फंक्शन आर प्राइमरली कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, और ये कंट्रोल होते हैं किस जगह से, हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होती है। समझ गए स्टूडेंट। फिर इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कंसिस्ट होते हैं 2 लूप के। ठीक है, तो 2 लूप में जो एक हमारे पास इंटीरियर लूप है और दूसरा पोस्टीरियर लूप है। ठीक है, तो हमारे पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनाटमी है। तो वीडियो प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कम्युनिटी से लेक्चर हमत भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए, और बेल द आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो पिट्यूटरी हार्मोन पर कौन कौन से है और पिट्यूटरी में हमारे पास कितने सेल्स होती है, ये भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं ना उसमें अलग तरह की, हाँ मतलब क्या होती है, सेल्स होती है, और वो सेल्स को क्या होती है, सोमेटोट्रॉप। सोमेटोट्रॉप जो सेल्स है उससे सिक्रीट होती है जो ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जितने पोर सेल हम स्टडी करते हैं ना, ये सब के सब इंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स है। ठीक है, फिर हमारे पास लेक्टोट्रॉप है। तो लेक्टोट्रॉप हमारे पास वो सेल्स होती है जो कि प्रोलेक्टिन को सिक्रीशन कराते हैं। फिर हमारे पास जो गोनोट्रॉप होती है ना, तो गोनोट्रॉप हमारे पास एफएसएच और एलएच जो होती है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो कॉर्टिकोट्रॉप होते हैं ना, तो वो हेल्प देते हैं किस चीज़ के, ये सेल है, और ये एसीटीएच की प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आते हैं कि जो पोस्टीरियर लूप है ना पिट्यूटरी के, तो पोस्टीरियर लूप से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक हमारे पास वेसोप्रेसन जो कि हम एडीएच के नाम से या मतलब देखते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीटोसिन होती है। और ऑक्सीटोसिन भी हम यूज़ करते हैं, मतलब ये भी यूज़ करते हैं तो डिलीवरी वगैरह या मिल्क इंजेक्शन में। ठीक है, तो ये हम सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी फंक्शन। फिर हमारे पास क्या है कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करते हैं। अगर हमारे बॉडी में उसकी क्या हुई, ज़्यादा प्रोडक्शन अगर प्रोलेक्टिन की हो गई या ग्रोथ हार्मोन की हो गई, तो फिर डायरेक्टली वो हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करेगा ताकि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होती है वो इनहिबिट करे। ठीक है, फिर उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा जो है प्रोडक्शन नहीं होंगी। ठीक है, तो
फिर हम आते हैं कि हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी जो हार्मोन होती है वो किसी तरीके से जो है वो रिलीज़ होते हैं या इनहिबिट होती है। तो फिर हमारे पास द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी आर ऑल पेप्टाइड एंड लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन द टारगेट टिश्यू। देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि ये नॉर्मली मतलब तो ठीक है, हमारे पास हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम हार्मोन हमारे पास पेप्टाइड है और उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होती है वो लो होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आपको पता है कि हर हार्मोन के लिए अपना खुद अब स्पेसिफिक रिसेप्टर होती है, ठीक है, और वो उस टारगेट टिश्यू पे चले जाते हैं और वो वहाँ जो रिसेप्टर होती है उस पर एक्ट करते हैं और हेल्प करा देती है, ठीक है, उस टिश्यू के। फिर क्या है कि द हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाय द न्यूरोपेप्टाइड दैट आर कॉल्ड इधर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर और हार्मोन। तो आपको पता है कि सब के सब जितने भी हार्मोन हैं पिट्यूटरी के, तो वो उस जगह पे सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और उस सेल बॉडी के थ्रू जो है वो फिर स्टिमुलेट होते हैं। तो वो जो स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आते हैं, मतलब ऐसा होती है कि मतलब ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस से ये फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हो गया ना, तो उस पिट्यूटरी की हुआ है कि इस जगह से सेल बॉडी के जो है वो रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं। मतलब अगर एक्टिविटी ज़्यादा हुई तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट पिट्यूटरी को डिटेक्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा करे सिक्रीशन, अगर कम हुई तो वो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और अगर ये ज़्यादा हुई एक्सेसिव अमाउंट हार्मोन रिलीज़ हुई फिर उसको कम करना भी होगा ना। हमारे बॉडी डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक उसको कहते हैं कि आप इस जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कम करा लें, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है कि दीज आर प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होती है एंड दे रीच द पिट्यूटरी बाय द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होती है ना, तो वो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी में आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि ईच हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी जो हार्मोन होते हैं कंट्रोल द रिलीज ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, तो वो कंट्रोल होती है किसी स्पेसिफिक हार्मोन, और वो कौन से, वो इंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन होती है वो थ्रू अंडर द हाइपोथैलेमस काम करते हैं। अगर हाइपोथैलेमस उसको कहते हैं कि सिक्रीशन करे तो फिर वो सिक्रीट करेगा, लेकिन अदरवाइज वो नहीं करेगा। क्लिनिकल यूजेस ऑफ मेजर जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है, तो उसकी क्या है, ठीक है। तो ऑल दोज अ नंबर ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन प्रिपरेशन are currently used therapeutically for a specific hormonal deficiency. Most of these agents have limited therapeutic application, ठीक है। तो आपको पता है कि पिट्यूटरी हार्मोन जो है, पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी मतलब बाहर से हम एजेंट वगैरह लेते हैं ना, तो तब हम लेते हैं जब आपकी जो स्पेसिफिक हार्मोन होती है वो सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। और तो इसके लिए हम लिमिटेड जो है थेरेप्यूटिक जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि दो सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरा जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है। तो दोनों सिस्टम कम्बिनेशन में काम करते हैं। अगर आपने कोई भी ओवरडोजिंग वगैरह कराई ना, तो फिर उसकी वजह से आपकी नर्वस सिस्टम क्या हुई, अल्टर हो जाती है, और जब नर्वस सिस्टम अल्टर हुई तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन चलेगा। तो इसीलिए स्पेसिफिक एक लिमिटेड थेरेप्यूटिक क्या है एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। और ये हम मतलब कोई भी स्पेसिफिक हार्मोन की जब डिफिशिएंसी आ जाए तो उसके लिए हम ट्रीट करेंगे। हार्मोन ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलर। जो भी हार्मोन हम एडमिनिस्टर कराते हैं ना, तो वो हम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली और इंट्रावीनियसली, ठीक है, बिकॉज देयर पेप्टाइडाइल नेचर जो है। तो आपको हमने पहले बताया कि जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन होते हैं वो पेप्टाइड ही नेचर का होता है, ठीक है, मतलब लो वेट प्रोटीन होते हैं ना। फिर क्या है, मेक देम ससेप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन बाई द प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाती है, अगर आपने थ्रू माउथ वगैरह ले ली ना,
तो फिर क्या होगी, वो स्टमक में चलेगा, स्टमक में उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम है वो डिनेचर करेगा जो ड्रग आप ले रहे। तो फिर आपकी जो का मकसद था इस ड्रग्स की तो वो तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनियस एंड सबक्यूटेनियस जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजी जो एप्लीकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। तो कौन कौन से है, मतलब ये वो एप्लीकेशन का मकसद ये है कि हम अगर ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी हार्मोन यूज़ करेंगे ना तो उसका मकसद क्या होंगी, एप्लीकेशन क्या होंगी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हम यूज़ कराते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजी में। और एंटागोनिस्ट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी, फॉर एग्जांपल अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपर हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर हम उसके लिए जो है अल्टरनेटिव एंटागोनिस्ट देते हैं। एंटागोनिस्ट मीन जो एक्टिविटी ज़्यादा हुआ है उसको इनहिबिट करना होगा, तो इसीलिए हम ये पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फिर क्या कि डायग्नोस्टिक के मतलब एक चीज़ को जो है वो मालूम करना, फिर उसको जो ट्रीटेबल हो तो उसको हम ट्रीट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का लूप है, ठीक है। उसको देखें कि मतलब हाइपोथैलेमस से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथैलेमस से ये तमाम के तमाम रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये आ जाती है किसके पोर्टल जो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, फिर ये इस जगह पे आ जाती है पिट्यूटरी में, ठीक है। और इंटीरियर पिट्यूटरी से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH, FSH, ठीक है। तो ये सब हार्मोन पर सिक्रीशन करा देती है और ये एंडोक्राइन सिस्टम में मतलब ब्लड में एंटर करा देती है, और ब्लड से फिर वो क्या, वो जो टारगेट टिश्यू होते हैं ना तो वहाँ पे चले जाते हैं और काम करा देती है। इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर की बात कर लेना तो पोस्टीरियर को नर्वस सप्लाई हुए है, ठीक है। तो नर्वस सप्लाई के थ्रू जो है वो क्या हुए, स्टिमुलेट हो जाती है। और ADH अगर कोई भी मतलब वाटर कंटेंट बॉडी में कम होती है तो फिर ये ADH सिक्रीशन हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करा ले ADH, ठीक है। उसका मेन फंक्शन वाटर रिटेंशन होती है किडनी में, कौन सी जगह में, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है और कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू चले जाते हैं और किडनी में अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है तो ये मोस्टली जो डिलीवरी होती है ना या मिल्क की इंजेक्शन के लिए जो है हम ये क्या होती है ये दे सकते हैं, या अगर ख़ुद अपना नेचुरली प्रोड्यूस होती है ना तो इसी वजह से और इस पेनामिना से ही सीक्रेट होती है, ठीक है। और फिर ये एक्जिटोसिन चला जाते हैं और अपना जो फंक्शन है, कंट्रैक्शन है, वो करवा लेती है, ठीक है, यूट्रस की। अभी हम ये चार्ट को देखें, इस चार्ट में बहुत सारे MCQs है और इसी से ही केम्यू उठाते हैं और फिर पेपर में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखें ये एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ड्रग्स है। एगोनिस्ट सबसे पहले क्लियर करना है, तो एगोनिस्ट वो चीज़ होती है जो आपकी कोई भी एक्टिविटी होती है ना बॉडी में उसको एक्सेलरेट कराते हैं, रिस्पॉन्स कराते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ को स्टार्ट करना एगोनिस्ट का काम है, लेकिन उस एक्टिविटी को स्टॉप करना ये एंटागोनिस्ट का एक्शन है, ठीक है। तो जो ड्रग एंटागोनिस्ट के नीचे लगा हुआ है वो हमारे पास वो ड्रग्स होती है जो कि एक्टिविटी को स्टॉप कराते हैं, और जो एगोनिस्ट ड्रग होती है वो आपकी उस एक्टिविटी को ज़्यादा कराती है, ठीक है। तो ड्रग दैट मिमिक आर ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कराते हैं द इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ ड्रग ऐसे कि वो स्टार्ट करते हैं, कुछ एक जैसे ड्रग है कि वो ब्लॉक कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा देखना, तो एक हमारे पास जीज हार्मोन होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एगोनिस्ट ड्रग्स है मतलब वो जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा करते हैं ना, तो वो जो ड्रग्स है वो हमारे पास सोमेटोट्रोपिन है, और जो ये जितने भी आपको ये नज़र आ रहा है पिंकिश का ये हमारे पास ड्रग्स है, ठीक है। जो मेका केसरेमिन, ठीक है, तो ये भी एक ड्रग्स है, ठीक है। तो ये आप ड्रग आपने याद रखना है कि ये एगोनिस्ट कौन सा है और एंटागोनिस्ट कौन सा है, ठीक है। फिर क्या है कि जो एंटागोनिस्ट एक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं ना, तो एंटागोनिस्ट फंक्शन मीन जो ग्रोथ हार्मोन को कम कर देते हैं। तो हमारे पास ओक्ट्रियो जो ट्राइड है, ठीक है, ये भी एक ड्रग्स है। और जो दूसरी जो पेग्वेसोमेन, ठीक है, तो पेग्वेसोमेन ये भी एक ड्रग्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन को कम करते हैं, ठीक है। तो ये
ये ड्रग्स हो गया। फिर दूसरी जो ड्रग्स है वो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन जो ड्रग्स है वो एज अ एगोनिस्ट जो काम करते हैं, वो सारे एगोनिस्ट काम करते हैं, मतलब ज़्यादा सीक्रेट कराते हैं। तो जो मिक्स LH एंड FSH को ज़्यादा करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास मोनोट्रोपिन है, ठीक है। दूसरी है कि जो स्पेसिफिक LH को ज़्यादा करना पड़ता है ना, तो उसके लिए हम जो ड्रग्स देते हैं वो ल्यूट्रोपिन, और जो मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और जो सिर्फ जो FSH को ज़्यादा करना पड़ता है ना हमारे बॉडी में, तो उसके लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो हमारा पॉलीट्रोपिन, ठीक है। फिर आते हैं कि जो प्रोलेक्टिन होते हैं, ठीक है, ये भी एक ड्रग्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो प्रोलेक्टिन को एंटागोनिस्ट की जो ड्रग्स है, मतलब प्रोलेक्टिन को कम करने के लिए जो ड्रग्स होती है ना, वो हमारे पास क्या है, मतलब एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास डोपामिन है, ठीक है। D2 डोपामिन एगोनिस्ट मीन ब्रोकोक्रिप्टिन। तो ब्रोकोक्रिप्टिन भी एक सिक्यूज आ सकता है कि ब्रोकोक्रिप्टिन का क्या है, एक्शन क्या है। तो एंटागोनिस्ट के लिए हम जो यूज़ करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन को कम करने के लिए D2 डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये ड्रग्स फिर प्रोड्यूस हो जाती है और जो प्रोलेक्टिन की एक्टिविटी होती है उसको ख़त्म कर लेते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं कि जो हाइपोथैलेमस की जो क्या है, मतलब ड्रग्स हैं, ठीक है, तो वो कौन से है और अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर लेते हैं। तो एक साइड पे अगर हम देख लेना तो एजा जो है मतलब एगोनिस्ट का काम करते हैं। तो एगोनिस्ट का काम जो करते हैं वो उसकी ड्रग्स हम जो भी यूज़ करते हैं गोनाडोट्रोपिन है, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन जो एक ड्रग्स है वो हम यूज़ कर लेते हैं एज आ एक्टिविटी स्टार्ट करने की, मीन जीनारिच ज़्यादा करने के लिए। फिर क्या है कि जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं तो हमारे पास जीनारिच रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। तो प्रोलेड है, ठीक है। और दूसरा जो ड्रग्स है वो हमारे पास जीनारिच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ये भी आपने इसको भी याद रखना है कि वो कौन से मतलब एंटागोनिस्ट है और जो कौन से है वो एगोनिस्ट है, ठीक है। वो आपने लाजिम याद रखना है। तो इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लेना, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को 2 हार्मोन है, एक हमारे पास ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन के लिए जो एगोनिस्ट है, मतलब एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कि ऑक्सीटोसिन हम देते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो एंटागोनिस्ट के लिए तो आर्टोसिबिन, ठीक है, आर्टोसिबिन भी एक ड्रग्स है, वो हम देते हैं। और जो वेसोप्रेसिन एगोनिस्ट के लिए हम देते हैं ना, एगोनिस्ट एक्शन के लिए, वो डेस्मोप्रेसिन है, ठीक है। और जो एंटागोनिस्ट की फंक्शन है हमारे बॉडी में वेसोप्रेसिन को स्टॉप करना, एडीज की प्रोडक्शन को स्टॉप करना, तो वो कन्वियोपेटेंट, ठीक है, क्या कन्वियोपेटेंट एक ड्रग्स है, ठीक है। तो ये सारा ड्रग्स के नाम से ये आपने अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में जो है एक एक को नोट करना है और फिर याद करना है, ठीक है। सारे इस डी यूनिट के सारे MCQ जो बात है ना इस चार्ट से ही आते हैं पेपर में। फिर हम बात करते हैं कि जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है ना, कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है, तो वो किसी तरीके से काम करते हैं, उसकी एक्शन क्या है। नॉर्मली ACTH इज रिलीज फ्रॉम the pituitary and pulses with an overriding diurnal rhythm, ठीक है, with the highest concentration occurring in the early morning and the lowest in the late evening, ठीक है। तो लेट इवनिंग के जो है वो ये क्या है ज़्यादा होती है, ये कॉर्टिसोल की बात हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होती है उसकी डायर्नल रिदम होती है। डायर्नल मीन जो डे नाइट में वो चेंज होती जाती है, मतलब वो सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है और जो लेट आफ्टरनून है या मतलब शाम है ना, तो शाम के बहुत ज़्यादा लो होती है। स्ट्रेस स्टिमुलेटेड एट सिक्रीशन वेयर कार्टिसोल एक्टिंग वाई नेगेटिव फीडबैक सप्रेशन एट रिलीज। देखिए स्ट्रेस जब एक इंसान पर आते हैं ना तो डायरेक्टली कार्टिसोल जो है वो एक करते हैं। आपको पता है कि जिस स्ट्रेस स्टिमुलेशन होती है तो इसकी वजह से कार्टिसोल सिक्रीशन होती है, ठीक है। लेकिन उस जब वो
क्या होती है, वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाती है। तो फिर उस स्ट्रेस के बाद उस कार्टिसोल को कम करने के लिए इनकी नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी में अक्कर होती है, और वो फिर आपकी जो हाइपोथैलेमस है उसको डिटेक्ट करते हैं और उस ड्रग को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक के लेके आते हैं और कम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हमारे पास ACTH का है कि बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स देयर बाय एक्टिवेटिंग जो जी प्रोटीन कपल होती है। ठीक है, प्रोसेस that ultimately stimulate the synthesis of release of the adrenocorticosteroid and the adrenal androgen। देखिए हमारे पास मोड ऑफ एक्शन ये है कि ACTH बाइंड होती है किस चीज़ से, आपको पता है कि इसका खुद अपना रिसेप्टर है एड्रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये उस कॉर्टेक्स की जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो जाती है और ये एक मतलब कपल बना देती है। कपल मीन जो रिसेप्टर था वो भी प्रोटीन है, और जो आया हुआ है स्टिमुलस रिलीजिंग जो हार्मोन है ACTH वो भी एक प्रोटीन फॉर्म में होती ना, तो दोनों कपल प्रोटीन बन जाती है। और उसकी वजह से जब ये कपल बन जाती है तो एंजाइम का काम क्या है कि वो रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं, मतलब एज अ कैटलिस्ट यूज़ हम करते हैं। तो इसी वजह से फिर डायरेक्टली जो है जो कार्डियोकोट्रोपिक हार्मोन होती, कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होती है, वो हमारे बॉडी में सिक्रीट हो जाती है। फिर क्या है कि जो थेरेप्यूटिक यूज मतलब हम किस वजह से जो है ये यूज़ करते हैं, तो लिमिटेड यूज़ ऑफ ACTH ड्यू टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है और बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी होती है, लेकिन जो ज़्यादा है वो डिसएडवांटेज ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी मेनली जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली वो वीक कराते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट की काउंट है वो कम करते हैं, और इसी तरीके से आपकी ब्लड की जो है वो जो ग्लूकोज की सेंसिटिविटी होती है वो आपको ब्लड से जो है वो सेल में नहीं लेके जाते, उसको सप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि यूज़ इन द डायग्नोस्टिक्स जो एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इसकी ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि अगर सही तरीके से ACTH या इसी तरीके से जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे सही तरीके से कार्टिको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती, तो फिर इसलिए हम यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, दूसरा यूज़ यही हो गया। थेरेप्यूटिक कार्टिकोट्रोपी इन प्रिपरेशन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल एंड सिंथेटिक ह्यूमन ACTH। ठीक है, तो ये हम जो डोमेस्टिक मतलब जो एनिमल होते हैं ना, तो एनिमल से हम ये कार्टिकोट्रोपिन एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ह्यूमन के लिए जो है एक ACTH की सिंथेटिक प्रोडक्शन करा देती है। ठीक है, और फिर वो ह्यूमन में अप्लाई होती है। तो एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म यूज ऑफ ACTH फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड। तो आपको पता है जो ACTH होती है वो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसकी एबनॉर्मेलिटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये हम उस फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन क्रोनिक देखें कि with longer use toxicities are similar to those of glucocorticoid and include hypertension, peripheral जो एडिमा, हाइपोकिलेमिया, इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब के सब जो मसले आते हैं ना, वो आपकी जो हाइपरटेंशन है, आपकी जो ब्लड की जो कंटेंट होती है वो ज़्यादा करा देती है। इसका वजह यही है कि ये ग्लूकोज को ब्लड जो सेल्स होती है सेल के अंदर नहीं लेके जाते। ठीक है, वो उसको मना कराते, तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, या इसी तरीके से पेरिफेरल जो कन्वर्जन होती है, पेरिफेरल में एडिमा वगैरह बन सकती है, क्योंकि फिर वो जो है ज़्यादा कंटेंट ब्लड में हाइपर कंडीशन ब्लड वेसल में आ जाती है, तो फिर वो इंटरस्टिशियल वेसल में चला जाती है और एडिमा बन जाती है। हाइपोकिलीमिया, क्योंकि जो सोडियम वगैरह ये चीज़ें तो फिर एक्सक्रीट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसकी वजह से हाइपोकिलीमिया इस वजह से आते हैं कि आपको पता है कि ब्लड की कंटेंट ज़्यादा हो रहे हैं। ये किस वजह से वो
ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सोडियम रिटेंशन होगी। जब सोडियम रिटेंशन होगी तो वाटर की रिटेंशन लाजमी होगी। तो जब सोडियम अंदर जाएगा ब्लड में, तो ब्लड से जो है पोटाशियम आपकी बॉडी से चले जाएगा। तो जब पोटाशियम कम होगी तो और डायरेक्टली आपके हार्ट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, टैकीकार्डिया वगैरह ये काज कराएगा, ठीक है, या मतलब इसी तरीके से एरिथमिया काज करा लेते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, यानी इसी तरह का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए कि वो इम्यून सिस्टम आपको वीक करेगा। एक एसिडेज की ड्रग्स हमने पढ़ ली, ठीक है। दूसरी ड्रग्स यही है कि एक जो ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिन आर इज रिलीज बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ जाते हैं और जो सोमेटोट्रोपिन सील होती है उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है। फिर क्या है कि जो हमारे पास सोमेटोट्रोपिन इन्फ्लुएंस अ वाइड वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सेल प्रोलिफरेशन, बोन ग्रोथ एंड प्रोमोट, ठीक है। तो सेल की क्या करना है, उसमें ग्रोथ करना, उसकी जो बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है, प्रोसेस होती है, उसको भी ज़्यादा कराना, क्योंकि इंटरनली जो क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज वगैरह तो होती है ना, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर इसी वजह से आपकी ग्रोथ हो जाती है। तो सिंथेटिक ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन इज़ प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये एक प्रोसेस है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी जो है वो हम बाहर ये बनाते हैं जो ग्रोथ हार्मोन होती है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है ना, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास क्या है कि ऑल दोस मेनी फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन आर एक्सक्रीटेड डायरेक्टली एट इट्स टारगेट, ठीक है। अदर आर मीडिएटेड थ्रू द सोमेटोमेडिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 2, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो ये देखें कि ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा करता है ना कि जब ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट होती है तो वो डायरेक्टली टारगेट सेल पे एक करते हैं, ठीक है। और आपकी जो टिश्यू वगैरह में ग्लूकोज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो वो ग्लूकोज को प्रोवाइड कर लेते हैं और फिर आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो सोमेटोमेडिन है, तो सोमेटोमेडिन हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। मीन ये इंसुलिन नहीं है कि एक इंसुलिन की तरह काम करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाना। तो ये सोमेटोमेडिन प्रोड्यूस होती है लेवर से, और लेवर से फिर वो एज अ इंसुलिन की काम करते हैं। तो देखें कि नोट करना है कि इन एक्रोमेगेली में क्या होता है, एक्रोमेगेली में ये हमारे पास जो एपिफाइज सेल प्लेट बंद हो जाती है, तो उसके बाद ये जो ग्रोथ हार्मोन होती है उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है तो इसकी वजह से जो पेरिफेरल ऑर्गन्स होती है, फॉर एग्जांपल जो हैंड हो गया, टॉय हो गया, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल आर कंसिस्टेंटली हाई रिफ्लेक्टिंग क्या होती है, एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्सन को एक्रोमेगेली हुई होती है, अगर उसको हम टेस्ट कर लेना तो उसकी ब्लड में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं सोमेटोट्रोपिन के लिए, तो वो कौन कौन से हैं। तो सोमेटोट्रोपिन क्या है कि जीच डिफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी आर अ ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन इसमें जब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी हो जाती तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रोथ फेलियर ड्यू टू जो प्रेडर जो विलियर्स सिंड्रोम होती है, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है दैट इफेक्ट मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल इसकी वजह से जो है इंसान क्या होती है, उसकी मसल टोन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जब ये बच्चों में हो जाती है और उसकी ग्रोथ की टाइम होती है, तो फिर उस बच्चे की जो ग्रोथ मसल होती है वो ख़राब होती है और उस बच्चा वीक होगी, ठीक है। तो ये एक सिंड्रोम है पीडियाट्रिक की, समझ एमसीक्यू के लिए याद रखें। तो इस सिंड्रोम में मसल वीकनेस आ जाती है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ एड्स के लिए हम देते हैं, ठीक है, कि वेस्टिंग सिंड्रोम है कि एड्स की वजह से क्या होती है, उसकी बॉडी वीक होती है और सब के सब जितने भी इन्फेक्शन होती है उसको उसके बॉडी को डायरेक्ट ही लगती है, ठीक है। फिर क्या ग्रोथ हार्मोन जो है रिप्लेसमेंट इन एडल्ट विद कन्फर्म जो जीज है उसकी डिफिशिएंसी होती है। तो एडल्ट में भी अगर सब कंफर्म हुआ ना कि मतलब ग्रोथ हार्मोन कम हुए, तो फिर उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे।
फिर हमारे पास क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिप्लेसमेंट इन, ये तो हमने पढ़ी। फिर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, सोमेटोट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑल्दो द हाफ लाइफ ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज शॉर्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स होती है ये, ठीक है। तो ये हम इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस हम ये इंजेक्शन दे देते हैं, उसकी हाफ लाइफ भी कम है, मतलब 25 मिनट है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। इट इंड्यूस द रिलीज ऑफ, क्या कर लेते हैं, जो इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर होते हैं ना 1 फ्रॉम द लेवर, तो लेवर से ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से सिक्रीट होती है। तो जब ये सिक्रीट हो जाती है तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिक्वेंट ग्रोथ लाइक एक्शन, ठीक है। तो फिर ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये फिर इंसुलिन की तरह काम करते हैं और वो ग्लूकोज को पैकअप करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या है कि जो एडवर्स एक्शन है, तो एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास ये है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोमेटोट्रोपिन इंक्लूड जो पेन एट द इंजेक्शन साइट्स, एडिमा, जो आर्थरोलेगस होती है, या मलेजियस, ठीक है, एंड फ्लू लाइक सिम्टम लाइक इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़। तो एडवर्स इफेक्ट तो सबसे पहले ये कि ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्लूकोज के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, तो जब हम ये लगाते हैं तो उस साइड पे पेन होगा, एडिमा भी होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा जो है वो कंटेंट ग्लूकोज की आ जाती है। फिर क्या कि जो आपकी मतलब मसल्स होती है या जो जॉइंट्स होती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पेन आपको फील होंगी और उस आपको ये फ्लू लाइक सिंड्रोम भी मतलब फील होंगी, और इसी तरीके से डायबिटिक्स की रिस्क होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इस हार्मोन की एडमिनिस्टर होने की वजह से होती है। फिर क्या है कि जो सोमेटोस्टेटिन होती है ये भी सबसे पहले तो इसमें पर जान लीजिए, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन क्या होती है और सोमेटोमेडिन क्या होती है। तो सोमेटोमेडिन को दूसरा नाम हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। और ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करते हैं, जो सोमेटोमेडिन है और सोमेटोट्रोपिन है, ये तीनों एक जैसे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो ओरिजिन है वो अलग अलग जगह से। जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से, सोमेटोमेडिन लेवर से, और जो सोमेटोट्रोपिन है वो भी उसके नाम है, ठीक है। फिर जो इनहिबिटिंग है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कौन से है, तो हमारे पास सोमेटोस्टेटिन होते हैं, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो देखिए इन द पिट्यूटरी सोमेटोस्टेटिन बाइंड टू रिसेप्टर दैट सप्रेस द ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है रिलीज, वो सप्रेस करते हैं, ठीक है, समझिए स्टूडेंट। फिर क्या है, मतलब ये उसकी रिसेप्टर्स पे बाइंड होती हैं और जो रिलीजिंग हार्मोन होती है वो भी सप्रेस करते हैं, और जो थायराइड की रिलीजिंग हार्मोन है वो भी सप्रेस करते हैं हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से, ठीक है। फिर क्या है कि ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, सोमेटोस्टेटिन इज अ स्मॉल पेप्टाइड दैट इज आल्सो फाउंड इन न्यूरॉन, ठीक है। तो ये मोस्टली थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज इन द इंटेस्टाइन, स्टमक एंड पेंक्रियाज के कि आपको पता है कि ये सोमेटोस्टेटिन आपको जो डेल्टा सेल है हमारी पेंक्रियाज में, तो उससे भी ये सोमेटोस्टेटिन जो होती है उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और ये आपकी ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट कराते हैं। और ये क्या कर लेते हैं कि ये स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, ज़्यादातर जो है न्यूरॉन में जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर क्या है, सोमेटोस्टेटिन नॉट ओनली इनहिबिटेड द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन बट आल्सो दैट द इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड गेस्ट्रिन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को भी इसी तरीके से इनहिबिट करते हैं, मतलब ये ओनली ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट नहीं करते बल्कि जो ग्लूकागॉन है उसको भी इनहिबिट करते हैं। जो गेस्ट्रिन है, गेस्ट्रिन जहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये हमारे पास जो चीप सेल होती है स्टमक में उससे ही सिक्रीट होती है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये तीनों हार्मोन जो है वो इनहिबिट करते हैं। फिर हमारे पास जो सोमेटोस्टेटिन होती है ना, तो इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन
इनहिबिटेड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करते हैं। आल्सो इनहिबिट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड की जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है मतलब T3 T4 कैल्सिटोनिन, ये सब इनहिबिट करते हैं। इंसुलिन, प्रोलेक्टिन एंड ग्लूकागान, ये भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो यूजेस उसकी क्या क्या है, हम कहाँ ये यूज़ करते हैं, तो यूज़ टू प्रिवेंट एक्यूट ब्लीडिंग ड्यू टू एसोफेजियल वेराइसिस। जब एसोफेजियल वेराइसिस होती है ना, मतलब ब्लीडिंग हो जाती है ब्लड वेसल से किस जगह पे, जो एसोफेगस है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि ब्लड की जो मतलब प्रिवेंट करा रहे, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक है। लेकिन ये हम एक्यूट ब्लीडिंग के लिए, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और आप जो है स्टोमेटोस्टेटिन यूज़ कर दें, समझ गए। फिर कि दूसरी नंबर पे अपर जीआईटी ब्लीडिंग जब होती है, मतलब फॉर एग्जांपल हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस हो गया और इंटेस्टाइनल जो है या पेंक्रियाटिक पेस्चुला हो गया, ठीक है। तो अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक वगैरह या इंटेस्टीन या इसी तरीके से जो पेंक्रियाटिक पेस्चुला होती है ना, तो उसकी जो है हम यूज़ करते हैं। फिर क्या है कि जो हाइपर सिक्रीशन होती है ना ट्यूमर से, ट्यूमर इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होते हैं ना, उसके लिए हम भी यूज़ करते हैं। पर लिमिटेशन ग्रोथ स्टोमेटोस्टेटिन के वो क्या क्या है, तो ग्रोथ हार्म जो शॉर्ट हाफ लाइफ है, स्टोमेटोस्टेटिन की शॉर्ट हाफ लाइफ है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी है, मीन उसमें स्पेसिफिसिटी जो है वो कम होती है। और जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो रिबाउंड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन करा, मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो ग्रोथ हार्मोन ले रहा है बार बार, ठीक है, कंटिन्यूसली, आफ्टर कंटिन्यूएशन उसको क्या होती है, मसला एब्रप्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपने उसको ट्रैप्टेड जो है वो कम करना है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको कम करना है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आप बस एक पर्सन जब वो डिसकंटिन्यू कर ले तो फिर उसको मसला ज़्यादा क्रिएट होगा। फिर अभी हम आते हैं कि जो ड्रग्स है ना, तो कौन कौन से ड्रग्स के जो हम यूज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन के लिए, तो इनहिबिशन के लिए, तो इन द फॉर्म ऑफ सोमेटोस्टेटिन हम क्या कर लेते हैं कि जो ऑक्ट्रियोट्राइड क्या है ड्रग्स हैं, तो अलॉन्ग एक्टिंग एनालॉग्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, 45 जो टाइम मोर पोटेंट है, ठीक है। यूज इसकी क्या क्या है कि यूज़फुल इन एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में क्या होते हैं, एक जो जीज हार्मोन होती है, ग्रोथ हार्मोन होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। तो उस एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो है हम फिर ये ऑक्टियोट्राइड जो ड्रग्स है वो हम यूज़ कराएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि सम हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर एंड इन ब्लीडिंग एसोफेजियल वेराइसिस। तो एसोफेजियल वेराइसिस के टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एसोसिएटेड डायरिया, कोशेन सिंड्रोम एंड इंसुलिनिया, ठीक है। तो ये मतलब अगर इंसुलिन मतलब कोई भी ट्यूमर वगैरह से सिक्रेट हो रहा है, या मतलब कोशेन सिंड्रोम, ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन हुआ है थायराइड हार्मोन के, या डायरिया, मतलब एड्स के में ये सब के सब सिम्टम आ जाती है। क्योंकि एड जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, और ये आपके बॉडी में क्या करा देती है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसले क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि एडवर्स इफेक्ट जो होती है, तो एब्डोमिनल पेन, नोज़िया, स्टिटूरिया ये है कि हमारे पास जो स्टूल में ज़्यादा फैट्स आ जाती हैं, और गॉलस्टोन की चांसेस हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास लेंट्रोइडाइड जो है, ये भी एक क्या है कि ड्रग्स है कि लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन है, सिमिलर इन एक्शन एंड स्पेसिफिसिटी टू ऑक्टियोट्राइड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एनालॉग से सोमेटोस्टेटिन के, ठीक है, और सिमिलर एक्शन करते हैं किस चीज़ के लिए, जो ऑक्टियोट्राइड होती है, ठीक है। फिर हमारे पास के इंडिकेट, तो कौन कौन से, तो इंडिकेट फॉर फार्माकोथेरेपी ऑफ एक्रोमेगेली। तो एक्रोमेगेली के लिए ये लेंट्रोट्राइड जो है ये भी यूज़ करते हैं, और जो ऑक्टियोट्राइड है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे ड्रग्स को देखें, जो पेगवे सोमेंट होती है ना, तो ये भी एक ड्रग्स है। तो एक्रोमेगेली दैट इज़ रेफ्रैक्टरी टू अदर मोड ऑफ थेरेपी मे बी ट्रीटेड विद पेगवेस्ट्रोम, ठीक है। तो अगर एक्रोमेगेली के साथ और भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स को क्रिएट हुई, मतलब एपिलेप्सी वगैरह, तो उसके लिए हम पेगवेस्ट्रोम
पेगवेस्टोमेंट जो ड्रग्स है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्ट एज अ GH एंटागोनिस्ट, मतलब ग्रोथ हार्मोन को कम करते हैं। बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ पेगवेस्टोमेंट ग्रोथ हार्मोन बाइंड टू द GH रिसेप्टर बट डज नॉट ट्रिगर सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन को भी ख़त्म कर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, लेकिन कोई भी जो है वो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर। ठीक है, इस ड्रग्स की वजह से। अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगेली ड्यू टू स्मॉल फिशूरिटी एडेनोमा, अगर एक पर्सन की फिशूरिटी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, ट्यूमर हुआ है, तो फिर उसकी वजह से हम ये ड्रग जो है वो अप्रूव हुआ है ताकि एक्रोमेगेली यूज़ करेंगे। अगर MCQs के लिए आ जाए तो ये तीनों ड्रग्स एक्रोमेगेली के यूज़ होती है, लेकिन जो पेगवेसोमेंट होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्रोमेगेली के साथ अगर एपिलेप्सी हो या फिशूरिटी में कोई भी एडिनोमा हो, ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर हो, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में एक पर्सन हो, तो फिर पेगवेसोमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, तो ये भी एक और ड्रग से हमने 2-3 ड्रग्स पढ़ ली ना, कि मतलब एक ACTH के लिए, फिर दूसरा जो है वो मतलब जो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फिर क्या है एक और ग्रोथ हार्मोन के साथ फिर जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ ली। फिर ये क्या है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन FSH एंड LH। ठीक है, तो ये FSH और LH को क्या कर लेते हैं, मतलब रेगुलेट कर लेते हैं कि सीक्रेट इन फल्सटाइल मैनर। ठीक है, फल्सटाइल मैनर का मकसद ये है कि अगर FSH का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो FSH प्रोड्यूस कर लेते हैं, और अगर LH का तो LH ज़्यादा करा देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन, अगर एक पर्सन की नॉर्मल सिक्रीशन गोनाडोट्रोपिन की हो रहा है, ठीक है, और वो उसके बावजूद बार बार जो है वो ज़्यादा होने के लिए वो कोई भी टैबलेट वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से उसकी नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है उसकी बॉडी के। ठीक है, दैट इन टर्न लीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ जो गोनाडल स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, मतलब एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये फिर ख़त्म हो जाती है। फिर क्या है कि जो गोनाडोलिन होती है, गोनाडोलिन ये भी एक ड्रग्स है, इज ए सिंथेटिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो सिंथेटिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन से है, गोनाडोलिन। ठीक है, फिर क्या है कि ये कि यूज इन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड हाइपोगोनाडिज्म, तो ये हम एज आ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जो हाइपोगोनाडिज्म के लिए। ठीक है, मतलब उसकी टेस्ट से हम मालूम करेंगे कि उसमें अगर हाइपोगोनाडिज्म हो गया, मतलब जीनारिज की कमी आ जाए, तो फिर हमें पता चले कि उसकी बॉडी में प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि जो फर्सटाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज इनफर्टिलिटी एंड डिले प्यूबर्टी। ठीक है, तो फिर ये अगर हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं, तो अगर एक पर्सन को इनफर्टिलिटी हो या डिले प्यूबर्टी हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे। यूज़ इन प्रोस्टेटिक कैंसर, अगर एक पर्सन को प्रोस्टेट कैंसर हो, ठीक है, हाँ, प्रीकेसियस जो मतलब केसेस प्यूबर्टी एंड सम जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशन लाइक यूट्राइन फाइब्रॉइड होती है एंड एंडोमेट्रियोसिस होती है। ठीक है, तो अगर एक पर्सन को प्रोस्टेट कैंसर हो या इसी तरीके से जो सही तरीके से प्यूबर्टी नहीं आ रहा हो, ठीक है, या पहले टाइम से आ रहा हो, पहले नहीं होती लेकिन बाद में जो है उसकी डिले की चांसेस हो सकती है, तो ये एक गायनोकोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल को कोई भी मसला हो कि उसमें उसकी जो यूट्रस होती है उसमें कोई भी एबनॉर्मल मास आया हो, या एंडोमेट्रियोसिस, मतलब ये है कि नॉर्मली जो है यूट्रस से किसी और जगह में कोई भी एबनॉर्मल क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास उसके लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करेंगे ना, तो उस ड्रग्स में हमारे पास ये है कि आपने ल्यूप्रोलेट यूज़ करना है, गोसिरिलिन, ठीक है, और नेफ्रालिन। ठीक है, तो ये 3 ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। और जो पोर्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है,
ट्राइप्रोटोलियन, ठीक है। तो ये भी 4 ड्रग्स है, वो हम यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास ये एक अगर एक पर्सन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यूज़ करेंगे तो उसके किसी तरीके से उसकी जो सिक्रीशन है नॉर्मली उस पर इफ़ेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो 1 वीक या 2 वीक मतलब दे कॉज डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग रिसेप्टर, वो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होती है हाइपोथैलेमस है, तो वो जो प्रोड्यूस होती है तो वो तो अपने रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन होती है, फिर वो उसको रिस्पांस नहीं कराएगा, ठीक है। तो जब रिस्पांस नहीं कराएगा तो फिर वो इनहिबिशन ऑफ एफएसएच और जो एलएच सिक्रीशन होती है वो कम हो जाती है। तो जब उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो उसकी वजह से सप्रेशन ऑफ जो गोनोडल फंक्शन है, मतलब जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होती है ना एफएसएच और एलएच, उसकी प्रोडक्शन में वो सप्रेस हो जाती है। जब वो सप्रेस हो जाती है तो आपको पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और इसी तरीके से जो ओवुलेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है वो फिर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पाथवे है कि अगर एक पर्सन यूज़ करेगा तो उसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। फिर ये है कि रिकवरी अगर विद इन 2 मंथ ऑफ स्टॉपिंग ट्रीटमेंट, अगर एक पर्सन को ये कंडीशन हो गया तो फिर उसने 2 मंथ जो है, ये तो एडवर्स इफेक्ट हो गया ना कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह ये चीज़ें प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए हम जो है रिकवरी के लिए उस पर 2 मंथ जो है ये ट्रीटमेंट स्टॉप होगी। जब ये ट्रीटमेंट स्टॉप होगी तो वो फिर दोबारा अपनी कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर यूज़ एज अ नेसल स्प्रे आर इंजेक्टेड, ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक है, मतलब ये हम इंट्रानेसल भी मतलब नसल के थ्रू स्प्रे, ठीक है, और या सबक्यूटेनियस के लिए के थ्रू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर ये है कि ये रिवर्सेबल फार्माकोलॉजिकली अप्रोप्रिएक्टोमी है, ठीक है। तो ऑर्चिडेक्टोमी इज़ यूज इन अ प्रिकेशियस, ठीक है, हाँ, मतलब प्यूबर्टी या प्रोस्टेटिक कैंसर कार्सिनोमा, जो एंडोमेट्रियोसिस और प्री मेनोफाजल या ब्रेस्ट जो है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, यूटराइन जो लियोमायोमा है, ठीक है, और फाइब्रॉयड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ठीक है। तो ये सब के सब जितने भी कंडीशन है तो ये हम उसके लिए क्या होती है कि तो ये सारी जो कंडीशन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ एज अ जो कंट्रासेप्टिव बोथ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए हम यूज़ करा सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रासेप्टिव है। फिर हमारे पास क्या है, फिर ये है कि गोनाडोट्रोपिन जो इनहिबिटिंग जो रिलीजिंग हार्मोन है उसकी जो एगोनिस्ट होती है, तो कौन कौन से हैं, देखिए ड्रग्स ये आपने याद रखना है। सम एक्सेसिवली सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेसिवली सब्सटीट्यूट होते हैं ना, सो उसके लिए जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एनालॉग्स होते हैं ना, तो एक्ट एज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो जब ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोड्यूस होती है ना तो फिर उसके लिए हम एक एनालॉग्स देते हैं जो कि इनहिबिट जीन हार्मोन होती है, ठीक है, और सिक्रीशन विदाउट काजिंग इनिशियल स्टिमुलेशन, they block the pituitary gonadotropin releasing hormone receptor, ठीक है, and thereby suppress the secretion of LH and FSH and delay ovulation। तो ovulation और इसी तरीके से FSH और LH हार्मोन को सप्रेस कराते हैं, ठीक है। फिर क्या होती है कि they are used in इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मीन ये हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, समझ गए, मतलब पेयर क्या है कि एंड आर आल्सो यूजफुल इन प्रोस्टेटिक कैंसर एंड इन रिड्यूसिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियोसिस। तो ये सब के सब ड्रग्स फिर हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है या कैंसर वगैरह लग जाए ना तो इसको बचाया जाए। तो कौन कौन से ड्रग्स जो हमारे पास गेनरिलेक्स है और जो सिट्रोलेक्स है, ठीक है, तो ये 2 ड्रग्स हैं। फिर हमारे पास क्या है कि गोनाडोट्रोपिन है, तो द इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन 2 गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये एक हमारे पास क्या है कि FSH है और दूसरा LH है। तो FSH इन फीमेल इंड्यूस जो है, फीमेल में क्या काम करते हैं कि इंड्यूस कराते हैं किस चीज़,
पॉलिकुलर जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जो पॉलिकल से ग्रोथ हो रहा है ना, तो वो क्या कर लेते हैं, ज़्यादा करा देती है डेवलपमेंट। फिर ये गोनाडोट्रॉप क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवम एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और जो ओवम होती है उसकी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करा देती है, उसकी वजह से फिर ओवम में जो पॉलिकल सेल्स होती है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कराते हैं। इन द मेल सपोर्ट्स मोनोटोजेनेसिस एंड हैज अ ट्रोपिक इन्फ्लुएंस एज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन को होते हैं, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, ठीक है। तो ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए। फिर ओवरीन के जो है, तो ओवरीन एंड टेस्टिकुलर जो एट्रोफी होते हैं ना, अगर इन द एब्सेंस ऑफ एपेसिज, ठीक है। जब एपेसिज कम हो जाती है ना, तो जो ओवरी होती है, तो ओवरी की जो फॉलिकल सेल होती है वो ख़राब हो जाती है। और जो टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस में फिर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो ख़राब होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में होती है। तो फिर इसीलिए हम जो है मुख्तलिफ़ क़स्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं। एलएच की बात हम अगर कर लेना, तो गोनाडोट्रोपिन यूज़ करने के लिए जो ये हमारे पास इंड्यूस ओवुलेशन को ज़्यादा करा देती है। और इन मेल एलएच हार्मोन स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, ठीक है। तो एलएच स्टिमुलेशन करते हैं किस चीज़, मेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही है, और जो फीमेल है उसमें ओवुलेशन करते हैं। तो यूजेस उसकी क्या क्या है, गोनाडोट्रोपिन डिफिशिएंसी इन मेल, अगर कोई भी एफएसएच या एलएच की हार्मोन कमी हो तब हम यूज़ करेंगे गोनाडोट्रोपिन। और अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, मतलब एक एक्स जो होती है वो ऊपर डिसेंडेड हो, और अगर उसकी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एमिन्यूरिया एंड इनफर्टिलिटी, अगर एक फीमेल में जो है मतलब मेंसेस वगैरह ये चीज़ें नहीं आती हो, या इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती, तो तब यूज़ करेंगे। या इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब ये कि टू टाइम द ओवुलेशन जो है हम ये ड्रग्स यूज़ कराएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह दूसरी पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रोलैक्टिन से। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप केमिन नर्सिंग लेक्चर हमत पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पेज को सपोर्ट दीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।